हेलो क्लास, कैसे हैं और कैसा चल रहा है? समझ में आ रहा है सब कुछ? चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, क्या बताया था कि रूस की अर्थव्यवस्था और जो रूस का समाज था वो कैसा था, किस तरीके से समाज डिवाइडेड था। किसानों की संख्या ज़्यादा थी और किसानों में भी बहुत सारे स्तर या बहुत सारे डिवाइडेशन थे। ठीक है, ज़मींदार नवाब थे पर उनकी किसानों की नज़रों में कोई इज्जत नहीं थी। इससे आगे हम बढ़ते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया था कि जो किसान थे वो अपनी ज़मीनों को कुछ समय के लिए कम्यून या अपने मीर को दे देते थे, और जो मीर था वो आवश्यकता के अनुसार उस ज़मीन को परिवारों में बांट देता था उस हिसाब से जैसे उनको ज़रूरत थी। तो यहाँ कुछ अंश मिलता है हमें किस चीज़ का, कि किसानों के अंदर समाजवाद की कुछ भावनाएं थीं। तो आज हम आज की क्लास में पढ़ेंगे कि रूस में समाजवाद किस तरीके से आ रहा है, और अभी आया नहीं है पूरी तरीके से, उसके कुछ क्षण दिख रहे हैं, और किस तरीके से कुछ पार्टीज़ गठित होती हैं, और किस तरीके से वो समाज जो रशिया है उसमें समाजवाद या सोशलिज्म को लाने की कोशिश कर रही हैं। तो हम इस क्लास में आज देखते हैं कि रूस में किस तरीके से समाजवाद आ रहा है और समाजवादी जो विचारधाराएं हैं वो कैसे पनप रही हैं, और कौन कौन से जो संगठन हैं वो समाजवाद को आगे लाने के लिए प्रयासरत हैं। ठीक है, या वो कोशिश कर रहे हैं। तो जैसा कि अब मैं क्लास में आपको बताऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है रूस में समाजवाद। आज का चैप्टर रूस की क्रांति ही चल रहा है बच्चों, और इसी में सब पार्ट है रूस में समाजवाद या रशियन सोशलिज्म। ये एक विचारधारा है जो कि पनप रही है रूस में। ठीक है, तो जैसा कि आपको बताया था मैंने 1914 का पहले जो साम्राज्य है समाजवाद है वो किस तरह से काम कर रहा है। 1914 से पहले रूस में मैंने आपको बताया था क्या था कि रूस में एक जार है, जो राजा है उसको जार बोला जाता है, जार निकोलस II का वहाँ पे साम्राज्य था। और 14 से पहले जो पार्टियाँ थीं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ बनी थी वो क्या थी, वो गैर कानूनी थी, यानी अनऑथराइज्ड थी, ऑथराइज नहीं थी, उनको कानूनन कोई भी राइट नहीं था। तो गैर कानूनी पार्टीज़ अपना काम कर रही थी। और इसमें क्या है, मार्क्स के विचारों, मतलब जो मार्क्सवादी विचारधारा है, मैंने आपको भी बताया था कि मार्क्स ये कहता है कि पूंजीपति वर्ग को ख़त्म कर दिया जाना चाहिए, है ना। जो ज़मीन है, जो पूंजी है वो सब समाज में लोगों को बांट देनी चाहिए, मध्यम वर्ग को ख़त्म कर देना चाहिए, इस तरह की विचारधारा पूरी, क्योंकि मार्क्स पूरी तरह से समाजवादी विचारधारक थे। तो उनकी जो विचारधारा है, उनको मानने वाले जो थे, उन्होंने 1898 में मिन्स ने कुछ संगठन गठित होने लगे थे। 1898 में मिन्स या फिर मिन्स, इन्होंने एक रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना की। रशियन सोशलिस्ट सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी, डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी की स्थापना की थी इन्होंने। ठीक है, किसने की? मिन्स्क ने 1898 में। ये कुछ जो संगठन है ये इस टाइम पे गठित होते हैं। और दूसरी तरफ एक और संगठन गठित होता है, लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी। ठीक है, रूसी लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी भी इसको बोला जाता है। हिंदी में अगर हम देखते हैं तो लोकतांत्रिक
श्रमिक लेबर पार्टी, ठीक है। इसमें मोस्टली जो मजदूर वर्ग थे वो इसमें शामिल था। ये पार्टी थी, ये जो पार्टी हैं ये किस लिए बनाई जा रही है, इनका गठन क्यों हो रहा था? इनका गठन इसलिए हो रहा कि यह एक क्रांतिकारी समाजवादी रूसी राजनीतिक दल था जिसका कर्तव्य क्या था, जिसका जो गठन होने के पीछे क्या उद्देश्य था कि जितने भी समाजवादी संगठन हैं, जितने भी क्रांतिकारी संगठन हैं, उनको हम एक साथ एकजुट कर सकें, उनको इकट्ठा ला सकें। तो ये इनका मेन एम था इस पार्टी का, ठीक है। इसके बाद ही क्योंकि ये जो पार्टियां गठित हो रही हैं, मैंने आपको बताया कि ये ऑथराइज्ड नहीं है, अनऑथराइज्ड है। राजा के डर से, राजा के आतंक से ये लोग गैर कानूनी ढंग से काम कर रहे थे और ये उनके सामने नहीं आते थे। जैसा कि अगर आप पढ़ते हैं हिंदुस्तान के हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को, तो हमारी बहुत सारी ऐसे संगठन थे जो कि अंग्रेज़ों से छुपकर कार्य करते थे। तो इसी तरीके से रूस में भी ऐसे संगठन हुए जो कि गैर कानूनी थे, मतलब उनको गवर्नमेंट से ऑथराइजेशन नहीं मिली हुई थी, ठीक है। इनका एक अखबार भी निकलता था, इनका एक न्यूज़पेपर भी निकलता था। और क्या निकलता था उसमें कि उसका पीछे क्या था, उस न्यूज़पेपर में सारी बातें लिखी होती थी और वो न्यूज़पेपर मज़दूरों को और जो भी इस विचारधारा के लोग थे इनको संगठित करने के लिए निकाला गया था। और ताकि वो सारे लोग, क्यों, उस न्यूज़पेपर में सारी डिटेल्स होती थी, कहाँ पर इकट्ठा होना है, कहाँ पर मिलना है, क्या प्रोग्राम है, क्या हमें डिस्कस करना है, वो सब कुछ उस न्यूज़पेपर में होता था। और इन्होंने अपने न्यूज़पेपर के द्वारा और इन संगठनों के द्वारा लोगों को, एक विचारधारा वाले लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। और इसमें एक चीज़ और है कि कुछ समाजवादियों को, यानी जो समाजवादी विचारधारा के लोग थे, उन लोगों को कुछ को ये भी लगता था कि शायद किसान समाजवादी विचारधारा की बागडोर संभालेंगे। जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि उनकी जो एक विचारधारा थी कि वो अपनी कुछ ज़मीन को मीर को दे देते थे या अपने कम्यून को दे देते थे और वो कम्यून सब में बराबर बांटता था उनकी आवश्यकता के अनुसार। तो इससे समाजवादी सोचते थे कि जो किसान हैं उनमें समाजवादी विचारधारा जागृत हो रही है और आने वाले टाइम में समाजवादी क्रांतिकारी आंदोलन में ये लोग जो मज़दूरों की जगह जो किसान हैं वो आगे होंगे और वो ही हमारा इनका समाजवादी विचारधारा का नेतृत्व करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं था। कुछ लोग वो कहते हैं क्योंकि 19वीं सदी में जो रशिया में जो ग्रामीण क्षेत्र थे, है ना, रूरल एरियाज थे, उनमें क्या था कि समाजवादी विचारधारा अच्छी तरीके से सक्रिय थी, दिखाई दे रही थी और मजबूत थी, है ना। वो किसी भी एक वर्ग को अपनी ज़मीन या पूंजी नहीं देना चाहते थे, सभी में बराबर की भागीदारी मानते थे। तो इसलिए इन लोगों को लगा 1900 में उन्होंने सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का भी गठन किया। इसी समय 1900 में 1900 में एक और पार्टी गठित होती है, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी, यानी कि समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी। एक और पार्टी का गठन। क्रांतिकारी क्या होते हैं? क्रांति, मैंने आपको पता ही है, क्रांति के अचानक परिवर्तन चाहते हैं ये लोग। एक पार्टी का गठन और होता है और ये जो पार्टी है ये क्या कहती है, ये किसानों ने गठित की थी और इस पार्टी के अनुसार वो कहते हैं कि ये किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष करती है और किसानों के जो राइट्स हैं और जो ज़मीनें हैं जो कि किसके पास, नवाबों या सामंतों के पास है, उनसे ये कहती है कि किसानों के पूरे अधिकार और उसकी ज़मीनों को किसानों को सौंप दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये जो आगाज़ हो रहा था, ये जो लोग समाजवादी विचारधारा वाले लोग ये समझ रहे थे कि शायद आने वाले समाजवादी आंदोलन में ये जो किसान हैं ये अपनी अहम भूमिका या अपना रोल अदा करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें शुरू हुई किसानों के सवाल पर। लेकिन उसके बाद ही क्या होता है, ठीक है, पहले तो ये लोग सोच रहे हैं, अब उसके बाद में क्या हुआ, किसानों के सवाल पर सामाजिक लोकतंत्रवादी सोशल डेमोक्रेट्स अब दो खेमा बनता है, यानी इन विचारधारा का भी
दो पार्ट में डिवाइडेशन होता है और दो विचारधारा वाली पार्टीज हमारे सामने आती हैं। कौन कौन सी आती हैं मैं बताती हूँ आपको। एक आती है सामाजिक लोकतंत्रवादी यानी कि सोशल डेमोक्रेट्स। दो पार्ट में बनता है। नंबर 1 सोशल डेमोक्रेट्स, सोशल डेमोक्रेट्स, और दूसरा बनता है समाजवादी क्रांतिकारी। ठीक है, तो ये जो हैं ये हैं सामाजिक लोकतंत्रवादी जो कि, और दूसरे हैं समाजवादी क्रांतिकारी, सोशल रेवोल्यूशनरीज। यानी कि समाजवादी क्रांतिकारी, समाजवादी क्रांतिकारी। ठीक है, ये दो पार्ट्स में बट जाता है। और अब ये क्या कहते हैं, लेनिन के अनुसार, लेनिन क्या कहता है, इस समय लेनिन सामने आता है। लेनिन क्या कहता है, लेनिन आपने नाम सुना होगा, क्या है लेनिन, जो बहुत सक्रिय है आगे जाकर रशिया में। लेनिन क्या कहता है कि किसानों में यूनिटी नहीं है। जो यूनिटी आप देख रहे हो वो किसानों में एक्चुअल नहीं है। किसानों में भी स्तर बटे हुए हैं। कैसे बटे हुए हैं स्तर किसानों में? लेनिन इस बात को समझाता है कि आप जो सोच रहे हैं कि जो किसान है वो बागडोर संभालेंगे, नहीं, किसानों में डिवाइडेशन है। कैसे डिवाइडेशन है देखिए, अमीर किसान, ठीक है, गरीब किसान, वो कहते हैं इनमें भी स्तर हैं और ये एक दूसरे से कटे हुए हैं। दूसरा, कुछ अमीर मजदूर, कुछ किसान ऐसे भी हैं जो अमीर हैं लेकिन वो लेबर वर्क करते हैं, और कुछ मजदूर, गरीब मजदूर, कुछ गरीब मजदूर। ठीक है, और इसके साथ ही ये कहते हैं कि कुछ किसान पूंजीपति हैं, पूंजीपति किसान जिनके पास पैसा है, जो कि अपने इंडस्ट्री चलाते हैं, और कुछ खेती करने वाले, कुछ नौकरों से खेती कराते हैं, नौकरों से खेती कराते हैं और ये खेती करते हैं। गरीब किसान नौकर है जो उनकी ज़मीनों पर खेती करता है, नौकरी करता है। तो इस तरीके से लेनिन कहता है कि जो किसान हैं उनमें यूनिटी या एकता जैसी कोई चीज़ नहीं है, इनमें भी स्तर बटे हुए हैं और यही स्तर हैं जो कि कहीं भी उनको एक संगठन में नहीं बांध सकते। इसके अलावा अब वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि आपसी विभेद इतने हैं इन लोगों में कि ये समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं बन सकते। इसके साथ ही वो कहते हैं, इन्होंने व्लादिमीर लेनिन ने एक बोलेस्विक पार्टी गठन की थी अपनी। वो कहते हैं बोलेस्विक खेमा दो खेमे में बढ़ जाता है। अब ये जो समाजवादी विचारधारक जो थे वो दो खेमे में बढ़ जाते हैं। इसको मैं यहाँ से लेती हूँ। दो खेमे में बटे, कौन कौन से? बोलेसेविक पार्टी, बोलेसेविक पार्टी जिसका नेता कौन है? इसका नेता है व्लादिमीर लेनिन। इसका नेता कौन हुआ? व्लादिमीर लेनिन। एक पार्टी ये बनती है और
दूसरी पार्टी कौन सी बनती है इस खेमे की, जो विचारधारा है? दूसरी पार्टी बनती है मेनेस्विक। दूसरी पार्टी बनती है मेनेस्विक पार्टी। अब इनके मैं विचारधारा में डिफरेंस आपको बताती हूँ, ठीक है। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि ऐसे सदस्यों को चुना जाए, वो कहते हैं क्योंकि जार यानी वहाँ का राजा वो निरंकुश है, वो दमनकारी नीति अपनाता है, इसलिए हमें ऐसे सदस्यों को अपनी पार्टी में शामिल किया जाए जिस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी नीतियों पर कंट्रोल कर सकते हैं और अपने मेंबर्स पर भी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये खेमा कहता है कि सभी को सदस्यता मिलनी चाहिए, सभी मेंबरशिप के लायक हैं और सभी को समाजवादी आंदोलन में मेंबरशिप या सदस्यता मिलनी चाहिए। तो इस तरीके से समाजवादी पार्टियां रशिया में गठित होती हैं और वो ये चाहती हैं, अपने अपने तरीके से चाहती हैं कि सामाजिक आंदोलन किस तरीके से होना चाहिए। आगे जाके यही नेता बनेंगे, यही समाजवादी पार्टी जिस तरह से गठित हुई हैं यही उनका आगे जाके लीडरशिप करेंगे। और इन दोनों में भी वैचारिक मतभेद है। क्या वैचारिक मतभेद है? ये कहते हैं कि कुछ सदस्यों ही सदस्यता के लायक है क्योंकि रूस में जार जैसे दमनकारी राजा के होते हुए हमें ऐसे लोगों को सदस्यता देनी चाहिए जिन पर हम कंट्रोल कर सकें, उन्हें हम व्यवस्थित कर सकें, उनको सिस्टमाइज किया जा सके, वो हमारी बातों को मान सके। यानी मान लो जैसे आंदोलन हो रहा है और किसी वजह से हमें उसे बंद करना पड़ रहा है, हमने अनाउंसमेंट की और वो बंद हो गया। ऐसे ना हो कि हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं और अनकंट्रोल एक्टिविटीज़ किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये मानना था लेनिन का। लेकिन जो मेनेस्विक पार्टी थी इनका मानना था कि नहीं, सभी को समाजवादी आंदोलन में सदस्यता या मेंबरशिप मिलनी चाहिए। तो इस तरह के आर्ग्यूमेंट रशिया में शुरू हो जाते हैं और आप देखते हैं कि किस तरीके से समाजवाद रशिया में आ रहा है और आगे जाकर ये विचारधारा पक्की होनी शुरू हो जाती है, डेवलप हो रही है, विकसित हो रही है। और नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे फिर आपको 1905 की क्रांति, क्योंकि यहाँ बीज पड़ चुके हैं। 1900 मैंने आपको पढ़ा दिया, 1900 तक आ चुका है। इसके साथ ही इसके बाद जो सिस्टम बनेगा वो ऐसा बनेगा कि 1905 की क्रांति आ जाएगी। और नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 1905 की क्रांति डिस्कस करूँगी, कैसे शुरू हुई और उसमें क्या क्या हुआ। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। अगर आपको मेरी क्लास समझ में आती है, आपको लगता है कि मैं आपको समझाने में सक्षम हूँ, है ना, या क्वालिफाइड हूँ कुछ, और आपके ब्रेन में मेरी कुछ बातें आती हैं, तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए और आगे की क्लास के लिए तैयार रहिए। मैं आपकी नेक्स्ट क्लास लूँगी 1905 की क्रांति। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।